आज हम हाजिर हुए हैं आप सभी के सामने फर्स्ट एड रिलेटिव विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। उसके बाद में हम कवर करेंगे कि फर्स्ट एड उसको किस तरीके से देना चाहिए, किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, कैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आइए समझते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है। नॉस्ट्रल्स क्या है, अपर लिप पर जो आपको होल्स देखने को मिलते हैं वही हमारे नॉस्ट्रल्स कहलाते हैं, और नॉस्ट्रल से शुरू होके ये एल्वेलाई तक जाता है। अगर मान के चलो इन इन सभी पूरे इस पार्ट में कहीं पर भी कोई डैमेज हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो आप सांस लेने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपको रेस्पायर प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसी को हमें कवर करना है इस पूरे वीडियो में। तो पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम नॉस्ट्रल से जाते हैं। नॉस्ट्रल में फिर नॉस्ट्रल की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, सॉरी फॉर दैट। नॉस्ट्रल जो है वो नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यहाँ पर फिर आपको एक नेजल पैसेज देखने को मिलता है। नेजल पैसेज के बाद में आप यहाँ पर फेरिक्स के पास में जाते हैं। फिर यहाँ पर आप लैरिक्स में आते हैं। लैरिक्स के बाद में आप ट्रैकिया में आते हैं। ट्रैकिया के बाद में जो है वो ट्रैकिया क्या है, हमारा विंड पाइप है। इसके बाद में क्या होता है, हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद में यहाँ पे ब्रोंकाई देखने को मिलती है, और ब्रोंकाई के बाद में यहाँ पर हमको देखने को मिलती है एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्पफुल रहते हैं। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब हमारे को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी को मिलता है, और बॉडी क्या देती है हमें, CO2 वापस बाहर निकालने के लिए हमें इसी एल्वियोलाई ब्रोंकाई की ज़रूरत होती है, इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ये पूरा जो पार्ट है ये लंग्स के अंदर आता है। ठीक है, लंग्स क्या होते हैं, लंग्स पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 2 लंग्स मौजूद होते हैं। 2 लंग्स मौजूद है, बोल सकते हैं एक पेयर मौजूद है, जोड़ा एक है लेकिन है वो 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो लंग्स हैं ये पता चला कि वो कितने होते हैं। लंग्स जो है वो एक इस वाले लंग्स को लेफ्ट चैम्बर कहते हैं, इस वाले को राइट चैम्बर बोलते हैं। ये ट्रैकिया है। आपको ये फोटो देखने को मिलता होगा, आपने नॉर्मली देखा भी होगा, आप फील भी कर सकते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हेल्पफुल रहता है, हमें सांस लेने में मदद करता है। आइए समझते हैं इसे हम फर्स्ट एड कैसे देंगे। सांस लेना व्यक्ति की पहली आवश्यकता होती है। फेफड़े और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ये मदद करता है हमें सांस लेने में। शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और शरीर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। इस अदला बदली को ही हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं, यानी कि श्वसन, ब्रीथ इन कहते हैं। सांस लेने का तरीका क्या है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल रहता है, इसलिए हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। श्वसन में ना आने में या कठिनाई, यानी कि आपको सांस लेना नहीं आ रहा या फिर कठिनाई हो रही, तो आपको कितनी दिक्कत होती है, कोल्ड हो जाता है तब भी प्रॉब्लम होती है। तो इसी को समझना है कि हम उसमें फर्स्ट एड कैसे देंगे। कई ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जिसमें हमें अनुभव होता है कि भाई सांस धीरे धीरे आ रही है, जैसे कि फेफड़ों की ये स्थिति अस्थमा, इम्फाइसीमा, न्यूमोनिया कहलाती है, और इन समस्याओं के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और हृदय संबंधी बीमारियां भी अनुभव होने लगती है। जब सांस नहीं आती है तो हृदय ठीक से पंप भी नहीं करता है, क्योंकि जो रक्त सप्लाई है वो ज़रूरी होती है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, जो कि हृदय पर्याप्त रूप से नहीं पहुंचा सकता। इसलिए हमें सांस ना आना एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें कठिनाई से सांस आती है और कृत्रिम रूप से सांस दिलानी पड़ती है, और हृदय जो है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और रक्त की सप्लाई हो सके, इसलिए हम सांस लेते हैं। और अगर जब सांस नहीं आ रही होती है तो कृत्रिम रूप से सांस देने की कोशिश करते हैं। कठिनाई से सांस आना ये डिप्सनिया कहलाता है, और कभी कभी यह एक नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप व्यायाम योग की स्थिति से भी सुधार सकते हैं। जब आपको सांस नहीं लेने आती है तो इस प्रॉब्लम को हम डिप्सनिया कहते हैं। लेकिन अगर ये छोटी है तो ओके है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा मेजर हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल, गंभीर हो जाती है, तब ये बहुत ज़्यादा चिंता का कारण बन सकती है। अब सांस हमें किस किस तरीकों में कहाँ कहाँ लेने में और भी ज़्यादा कठिनाई होती है, ये समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि ये ड्रॉनिंग मतलब होता है पानी में डूबना। पानी में डूबना जैसे कि नदी, नाले, तालाब, नहर, या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर आप डूब सकते हैं। कई लोग इसे आत्महत्या का प्रयास करने के लिए करते हैं, लेकिन कई दुर्घटना की वजह से भी डूब जाते हैं।
बचाव क्या है, यदि किसी व्यक्ति को आप पानी में डूबते हुए देख रहे हैं तो तत्कालीन उसकी मदद करें यदि आप तैरना जानते हैं तो। लेकिन अगर आप तैरना नहीं जानते तो पास में पड़ी रस्सी, बेल कुछ उठाइए जिससे उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। अगर उसे आप पानी से बाहर ले आए तो उपचार क्या है, उसे उपचार क्या देना है। तो सबसे पहले डूबते आदमी के नाक और मुंह को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद उसके पेट में जो पानी भर गया है उसे निकालें, यानी कि अल्टीमेटली बंदे की जो पानी में डूबने से जो मौत होती है वो पेट में पानी भरने से होती है। तो सबसे पहले उसके पेट में से पानी को बाहर निकालें एंड उसे पेट के बल लिटा दें और उससे अच्छे से पेट में से पानी निकालें और सांस लेने में मदद करें। अगर वो बेहोश हो गया है तो उसे जल्दी से होश में लेके आएँ। उसके जितने भी गीले कपड़े हैं और क्या बोलते हैं उसे कंबल उड़ा दें, यानी कि जो गीले कपड़े हैं उनको निकाल दें बाहर और जो कंबल है उसे उड़ा दें अच्छे से। उसके शरीर को गर्म करने की कोशिश करें। उल्टा लेकर उसके पेट में से पानी निकालना है और जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास उसे ले जाए ताकि उसकी मदद हो जाए, उसकी जान बच जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर गला चौक होने से, गला घोंटने से या फिर फांसी लगाने से भी जो दम घुटने लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। गले में ठीक प्रकार से सांस नहीं आ रही होती है, इस अवरोधन को गला चौक कहते हैं। और गले दबाने में जब जो तंत्रिकाएं हैं वो निष्क्रिय हो जाए तो इसे कहेंगे गला घोंटना। जो गले में रस्सी की मदद से घाव करना और निलंबित होना फांसी कहलाता है, यानी कि रस्सी की वजह से रस्सी से सांस लेना रस्सी से गले को घोंटना कहलाता है फांसी और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि आप ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो रस्सी पर लटक रहा है तो उसे तुरंत जल्दी से रस्सी से उठाएं, क्योंकि उसके वजन के कारण, उसकी बॉडी के वजन के कारण उसकी मौत होती है। उसे जल्दी से लिटाएं, जल्दी से निकालें, उसे रस्सी से बाहर निकालें, उसकी गर्दन से रस्सी निकालें और उसे सांस लेने में मदद करें, यानी कि उसे सांस दिलाने में थोड़ी सी मदद करें। प्राथमिक चिकित्सा क्या देनी है, यानी कि फांसी लगाए हुए व्यक्ति को जल्दी से उतार लें और फिर फांसी लगाए हुए व्यक्ति को सांस धीरे धीरे चल रही है तो उसे कृत्रिम विधि से सांस दें। एंड यहाँ पर नेक्स्ट है, यदि फांसी लगाए हुए व्यक्ति स्वतः ही धीरे धीरे सामान्य हो रहा है तो फिर आराम से लेटा दें, उसके पैरों और तलवों की मालिश करें ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो सके। यदि रोगी की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है या फिर गर्दन की जो हड्डी है वो टूट गई है तो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेके जाएं। दम घुटने से भी सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी कि स्मोक, गैस या फिर अस्थमा वाली जो बीमारी होती है उसमें अस्थमा नहीं बोलते, इसे एज़मा बोलते हैं। दम घुटने से मौत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार धुएं और गैस से बहुत अस्थमा हिंदी में बोलते हैं, एज़मा इंग्लिश में बोलते हैं। अस्थमा के अटैक से भी दम घुटने लगता है। उपचार क्या है, यदि व्यक्ति एक स्थान पर रहते हो जाए तो सबसे पहले भीड़ ना लगाएं। नॉर्मली आता है भीड़ लग जाती है आसानी से, भीड़ हटाएं। यदि अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित हो गए हैं और धुएं और गैस के कारण, अस्थमा के कारण व्यक्ति की जो है दम घुटने लगा है तो उस स्थान को तुरंत खाली कर दें, उसे खुला वातावरण रखने दें ताकि वो सांस अच्छे से ले सके, एकत्र ना हो एक जगह। यदि दम घुटने से फांसी लगाने से हुई है तो उसे तुरंत की तुरंत फांसी के फंदे से निकालें और कृत्रिम विधि से सांस लेने में मदद करें। यदि दुर्घटना स्थान पर किसी व्यक्ति का व्यक्ति है, उसके दुर्घटना वाले स्थान पर स्वस्थ व्यक्ति को नाक पर गीला कपड़ा लगाकर अंदर जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहला है डूबना। डूबना क्या है, दुर्घटनावश नदी, तालाब, कुएं में गिर जाना, श्वास लेने में असमर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पर श्वास मार्ग से फेफड़ों में पहुंचना, यानी कि ऑप्शन डी इज द बेस्ट। डूबते हुए व्यक्ति को बाहर निकालने के प्राथमिक उपचार क्या देना है कि भाई उसे सांस लेने में मदद करें, डॉक्टर के पास ले जाए और उसके हृदय की मालिश करें। द आंसर इज दी बेस्ट। कृत्रिम श्वसन की विधि है, यानी कि कृत्रिम श्वसन की विधि क्या कहलाती है, हमारी मेयर विधि नहीं है, यानी कि सिल्वेस्टर विधि है, सेफर विधि है, हॉलगर नीलसन विधि है, लेकिन मेयर विधि नहीं है। फुलफुसिया धमिया कौन सी रक्त ले जाती है, वो कौन सा रक्त ले जाती है, हमारा यहाँ पे अशुद्ध रक्त। श्वसन का प्रमुख अंग है, कौन सा प्रमुख अंग है, फेफड़े। नेक्स्ट है रुधिर की शुद्धि किस अंग से होती है, कौन सा अंग है, वो हमारा ब यानी कि फुसफुस। एक स्वस्थ वयस्क 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, 14 से 18 बार। फुसफुस शिरा में रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है।
प्राणवायु कहलाती है ऑक्सीजन। फेफड़ों का काम है ऊर्जा रुधिर को शुद्ध करना, भोजन को एकत्रित करना, मूत्र बनाना या फिर ऊर्जा का निर्माण करना, रुधिर को शुद्ध करना। तभी तो वहाँ पे ऑक्सीजन दी जाती है CO2 निकाल के। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी है? 2 है। श्वसन तंत्र का कौन सा अंग नहीं है, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन का इसमें से कौन सा अंग नहीं है? हीमोग्लोबिन अंग नहीं है। बाह्य श्वसन की क्रिया को संपन्न होने में किस अंग का योगदान नहीं है? किस अंग का योगदान नहीं है? यहाँ पर नासिक अंग का योगदान नहीं है। श्वसन तंत्र का अंग है, कौन सा अंग है? फेफड़े या फुफ्फुस, श्वास नलिया, स्वर तंत्र या फिर श्वास नलिया या फिर ये तीनों। द आंसर इज द बेस्ट। बाह्य श्वसन की क्रिया 1 मिनट में कितनी बार होती है? कितनी बार होती है? 15 बार होती है। बाह्य श्वसन की क्रिया का पद है, कौन सा पद है उसका? उपयुक्त सभी, निश्वासन, उच्छ्वासन, विश्राम। बाह्य श्वसन की क्रिया कितने पदों में पूरी होती है? 5 पदों में पूरी होती है। व्यायाम का श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? यानी गहरी गहरी सांस आती है, रक्त प्रवाह अच्छा हो जाता है, तीव्र हो जाता है और हमारी बॉडी से पसीना स्वेट निकल जाता है। उपयुक्त सभी श्वासोच्छ्वासन किस क्रिया के फलस्वरूप संपन्न होती है? उच्छ्वासन या फिर प्रवासन, यानी कि दोनों ही बेस्ट है। श्वास लेने को कहा जाता है, सांस लेने को क्या कहा जाता है? श्वास ग्रहण करने की क्रिया या फिर प्रश्वसन क्रिया। श्वास निकालने की क्रिया को कहा जाता है, श्वास निकालने की क्रिया को कहा जाता है उच्छ्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप शरीर को निरंतर कौन सी गैस प्राप्त होती रहती है? ऑक्सीजन प्राप्त होती रहती है। ऑक्सीजन की क्रिया के फलस्वरूप शरीर में क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा, हीट उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। श्वसन कहलाती है, क्या कहलाती है? श्वसन, दोनों ही। शरीर में कौन सी गैस रक्त को शुद्ध करने के काम आती है? कौन सी? ऑक्सीजन, ठीक है। श्वसन का आधारभूत कार्य है, कौन सा आधारभूत कार्य है? शरीर को ऑक्सीजन देना, हाँ भाई। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास को बाहर निकालना, हाँ भाई, दोनों ही सही। कठिनाई से श्वास आने की स्थिति किस रोग को कहती है? मतलब कौन से रोग में आपको कठिनाई से सांस आएगी? अस्थमा, एम्फीसीमा, निमोनिया, तीनों में ही। श्वास न आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कब उत्पन्न होती है? जब सांस मार्ग में कोई अवरुद्ध हो, कोई कठिनाई हो, हाँ भाई, हृदय ठीक प्रकार से पंप नहीं कर रहा। श्वास किस स्थिति में उत्पन्न नहीं होती है? कब? जब सांस में अवरुद्ध हो, हाँ भाई, हृदय में कठिनाई से हृदय पंप कर रहा हो, हाँ भाई, ऑक्सीजन की सप्लाई हृदय तक नहीं हो रही हो, तब भी। हाँ, ऑप्शन डी इज द बेस्ट। डिस्पनिया क्या होता है? जब हमें सांस नहीं आ रही होती है, जब हमें सांस कठिनाई से आ रही होती है, तब डिस्पनिया बीमारी हो जाती है हमें। दम घुटने का कारण क्या है? तीनों ही दम घुटने के कारण हैं। पानी में डूबने पर मरीज को क्या संघर्ष करना पड़ता है? सांस लेने के लिए, शुद्ध वायु लेने के लिए, पानी बाहर निकालने के लिए या फिर बाहर आने के लिए सांस लेना ही सबसे बेस्ट होता है। 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों पर कृत्रिम श्वसन के लिए कौन सी विधि प्रचलित है? नेल्सन विधि। नेक्स्ट यहाँ पर नेल्सन विधि कितने से कम व्यक्ति को देनी चाहिए? कितने से कम? अब ये भी बात हुई, 5 से ज़्यादा व्यक्ति को, मतलब 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को हम नेल्सन विधि दे सकते हैं। सिल्वेस्टर विधि में कितने परिचारकों की आवश्यकता होती है? कितने परिचारकों की आवश्यकता होती है? 2 परिचारकों की आवश्यकता होती है। कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है, कब आवश्यकता होती है? तीनों में ही आवश्यकता होती है। द आंसर इज द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हृदय, रक्त एवं परिसंचारण से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी।